हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरओ 2023 के री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के 41 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। और अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, कोई स्टडी ग्रुप हो आपका, कोई पीयर ग्रुप हो तो वहाँ पे क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग जल्दी से अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाओगे। देखिए, टेक्स्ट बुक सीरीज के सारे टेस्ट पेपर्स हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक के लिए आप लोगों को कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार विकल्पों को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है मिनर्वा मिल्स मामला, 44वां अधिनियम संशोधन, केशवानंद भारती मामला और संशोधन से प्रस्तावना, ठीक है। तो इन सारे केसेस में केशवानंद भारती मामला जो है, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी, केशवानंद भारती मामले में की गई थी, ठीक है। तो 3 नंबर जो है ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद संशोधन से प्रस्तावना 4 आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 2 आएगा। फिर लास्ट में जो सबसे आएगा वो है एक मिनर्वा मिल्स मामला। तो 3 4 2 1 ये कूट बनेगा। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 4 में है। 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी केसेस ये दिए गए हैं, पॉलिटी की क्लासेस में हमने इनको डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे सारे केसेस आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव वे में बताए गए हैं, तो वो वाली क्लास आप लोग देख के अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर पूछ सकते हो। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है, ठीक है। देखिए, पहला क्या है, संसद, राज्य विधानसभाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव भारत चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। देखिए, नगर निगम के लिए चुनाव जो है भारत चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते हैं। नगर निगम, पंचायत, इन सबके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, केवल 2 सही है जबकि पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो देखिए, दोनों ही बातें सही हैं। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और जो लोकसभा होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्वास प्रस्ताव, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तब उन्हें विश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है। या यूं कहें, एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा था? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो 1 2 और 5, ठीक है, ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 2 और 5 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। तो देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी होता है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन होता है जिसमें केवल वर्तमान मूल्य शामिल किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी डिफ्लेटर की सही परिभाषा है? तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर की जो परिभाषा है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह वर्तमान कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के बीच का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ाने पर कर की दर में वृद्धि होती है? तो ये प्रगतिशील विधि होती है कर लगाने की, जिसमें कर की राशि जैसे जैसे बढ़ती जाती है क्या होता जाता है, कर की दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जो उसका परसेंटेज है, जो दर है, जो कर का रेट है, टैक्स रेट है, वो भी बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिशील कर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के चालू खाते की कमी को विस्तृत कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, निर्यात सब्सिडी में कमी, यही 2 फैक्टर्स हैं जो कि भारत के चालू खाते की कमी को विस्तृत कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, और आयात कोटे को लागू करना, भारतीय कंपनियां बाहरी उधार से पैसा जुटा रही हैं, ये दोनों बातें ही इसमें लागू नहीं होंगी। ठीक है, केवल 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज लागू करती है, जिसमें बैंक रेट होता है, सीआरआर होते हैं, एसएलआर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जीएसटी जो है ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज में अर्थात मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। जो जीएसटी है ये भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, सारा कुछ जो है इसका लेखा जोखा भारत सरकार के द्वारा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? तो देखिए डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ के मामलों में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये तीनों शब्द डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। सब्सिडीज के रूप होते हैं, जब सब्सिडी दी जाती है तो ये वाले शब्द अलग अलग देशों के लिए अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं उनके लिए लागू किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 डब्ल्यूटीओ मामला ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य उद्योग हैं? तो देखिए यहाँ पर कपड़ा, कोयला, भवन निर्माण, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा तेल, परिशोधनशाला, तो ये सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कपड़ा को छोड़कर बाकी सारे ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आते हैं। तो मतलब कोयला, भवन निर्माण, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा तेल और परिशोधनशाला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 2, 4, 5 और 6, 7, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कपड़ा उद्योग नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से क्या एक वित्तीय समावेशन योजना नहीं है? तो देखिए हृदय योजना जो है ये एक वित्तीय समावेशन योजना नहीं है, जबकि अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बंधन योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें सभी के बैंक्स में खाते खुलवाए गए थे, ये सारे वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए हैं। हृदय योजना जो है ये वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो देखिए केरल का जो लिंगानुपात है ये सबसे ज्यादा होगा इन ऑप्शंस में 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो देखिए हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ, ऑप्शन नंबर 1 बंगाली भाषा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए महिला साक्षरता दर 70% है, ये गलत है। महिला साक्षरता दर 70% नहीं है, ठीक है, ये 70% से कम है। नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी, बिल्कुल सही बात है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है।
बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता दर्ज करता है, ये वाला कथन भी सही है। तो केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जबकि पहला गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो अगर बात की जाए राज्यवार तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो देखिए, जैव विविधता के लिए जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण और शाकाहार को प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और सी ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। शाकाहार को प्रोत्साहन के द्वारा ये नहीं इसमें शामिल होगा कि जैव विविधता के लिए शाकाहार को प्रोत्साहन देना हानिकारक नहीं है। ठीक है, ए, बी, सी और ये ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि शाकाहार के द्वारा अगर शाकाहारी लोग जहाँ पर शाकाहारी जनसंख्या ज़्यादा वास करती है तो जैव विविधता का खतरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैव विविधता अपने आप में शाकाहार के द्वारा नष्ट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? तो समुद्र का जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, जीव भार का पिरामिड, ये उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कोकून के रूप में रेशम के कीट के उद्भव को रोकने और लंबे समय तक रेशम को संरक्षित करने के लिए स्टिफलिंग की जाती है। ठीक है, जबकि कारण क्या है? अहिंसा रेशम वह रेशम है जो कोकून से रेशम कीट के निकलने के बाद एकत्र की जाती है। देखिए, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो कारण है ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये अहिंसा रेशम कोकून से जब कीड़ा निकल जाता है तब एकत्र किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 सूची दे रखी है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। यहाँ पर हमें दोनों को मैच करना है। तो देखिए, मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और उनके अपघटन पर जीवित रहते हैं। ठीक है, मृतजीवियों के द्वारा ही कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। 2 से मैच कर दीजिए। परजीवी क्या होते हैं? जीवित पौधों और जंतुओं पर रहते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अमर बेल आप लोगों ने देखी होगी, एक परजीवी है। हर एक पौधे पर, किसी बड़े पौधे पर येलो कलर के आपको पतले पतले रेशे धागे जैसे जो लटके हुए दिखाई देते हैं, ये अमर बेल के धागे होते हैं। ठीक है, लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन एक सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, ये शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन होता है और लाइकेन्स वायु प्रदूषण के एक बहुत अच्छे सूचक होते हैं। तो लाइकेन को आप सहजीवी संघ से मैच कर दीजिए 4 से, और शैवाल और कवक का सहजीवी संघ ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके आगे आएगा। ठीक, सहजीवी संबंध क्या होता है? पौधों की जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संघ, इसको 1 से मैच कर दीजिए। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक बाह्य स्थानीय संरक्षण की पद्धति है? तो देखिए, निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, ये लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए ex-situ मतलब जो जहाँ पर किसी भी पौधे का या फिर किसी भी जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है किसी दूसरे स्थान पर, वो ex-situ संरक्षण विधि कहलाती है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन उसी प्रकार की एक पद्धति है। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के हैं? तो देखिए, तिरछी शाखाएं, सुईनुमा पत्तियां, ये जो हैं दोनों गुण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों में पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं और सुईनुमा पत्तियां, पतली पतली पत्तियां होती हैं सुई के आकार की, जिससे क्या होती है, जो बर्फ होती है इन पर टिकती नहीं है, गिरती है तो झड़ जाती है। ठीक है, तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और जबकि मोमी और मोटा तना, लंबी और गहरी जड़ें, ये जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोटा तना जैसे कि जो नागफनी होती है और इसकी जड़ें भी गहरी और लंबी होती हैं, जो कि इन्हें जमीन के नीचे से पानी खींचने के लिए शक्ति देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक तरफ अपशिष्ट निपटान विधि है, दूसरी तरफ उसका अर्थ है, ठीक है। तो स्वच्छताप्रद भराव क्षेत्र, इसमें क्या होता है, अपशिष्ट जमा, ठीक है, जहां पर भी अपशिष्ट पदार्थों को जमा कर दिया जाता है उस स्थान की बात कर रहे हैं। भस्मीकरण करना मतलब अपशिष्ट को जलाना, ठीक है, इसको एक से मैच कर दीजिए। पुल्चराइजिंग क्या होता है, खेतों में जो अपशिष्ट होते हैं, कहने का मतलब जब फसल काट ली जाती है उसके बाद जो अपशिष्ट होता है उसको जला दिया जाता है, उसे पुल्चराइजिंग कहते हैं। और पायरोलिसिस, ऑक्सीजन के अभाव में जो दहन किया जाता है उसे पायरोलिसिस कहते हैं। तो ये मैचिंग हो गई हमारी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुखाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि ये देखिए, जुखाम और फ्लू में प्रतिजैविक मतलब एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती हैं ये क्या होती हैं, ये फ़ायदा नहीं करती हैं, क्योंकि ये विषाणु के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण, विषाणु अर्थात वायरस के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। तो विषाणु जिसे कि वायरस कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आइए। प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक मतलब आपके एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, तो सेल्यूलोज को पचाने की जो क्षमता है ये मानव शरीर में नहीं होती है, इसीलिए सेल्यूलोज को सीधा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, वे घास को खा लेती हैं, उसके बाद फिर वो बहुत देर तक जुगाली करती हैं, जुगाली करके उसको पचाया जाता है, किसको, सेल्यूलोज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित को मिलाना है हमें, तो अब इसको मिलाते हैं। देखिए, अब खाद्य सामग्री और पौधे का भाग, इन दोनों को मैच करना है। तो पहला, गाजर का जो सैलेड होता है, गाजर का जो भाग हम खाते हैं वो जड़ होती है, ठीक है, तो जड़ से मैच कर दीजिए। बैगन की जो सब्जी खाते हैं तो वो बैगन का फल होता है। आलू चिप्स, आलू का जो भाग हम खाते हैं वो क्या होता है, वो तना होता है, ठीक है, तने को हम खाते हैं। जो आलू हम लोग छील कर खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, वो उसका जो भाग होता है जमीन के नीचे से जो खोदा जाता है वो तने का ही भाग होता है, ठीक है। उबला हुआ चावल क्या होता है, बीज होता है, ठीक। तो ये मैचिंग हो गई आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन रसायनों के उपयोग किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड, कैल्शियम सॉर्बेट, एरिथॉर्बिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम बेंजोएट। तो इनका सबका प्रयोग जो है किया जाता है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है। जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके परिरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण तब होता है जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मिश्रित हो जाती है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है और कभी कभी स्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाइड्रोपोनिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है पानी में खेती करना, ठीक है। बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो बिना मिट्टी के बढ़ते पौधे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइए। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी में निलंबन कणों को निलंबन से बाहर निकालने की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसे अवसादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अवसादन करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। धातुओं के जंग के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाने के लिए उन पर विद्युत लेपन किया जाता है। चमकदार बाह्य आकृति के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन महंगी धातुओं के उपयोग को कम करके लागत को कम कर सकता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 A, B और C ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। एनारोबिक श्वसन में यदि फलों के रस में खमीर जोड़ा जाता है तो चीनी किस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, जब फलों का रस जैसे कि गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, इनको क्या किया जाता है,
इनको एक निश्चित तापमान पर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब इनमें ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि गन्ने के जूस से, ठीक है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो उसमें एनॉर्बिक जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अल्कोहल ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, जबकि हीरा, सल्फर और फ्लोरीन क्या है, ये विद्युत की सुचालक नहीं है, कुचालक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। एमएसपी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक ध्यान रखे जाते हैं? पहला है आपका मांग, आपूर्ति, उत्पादन की लागत और अंतर फसल मूल्य समता। तो ये तीनों ही कारक ध्यान में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। सस्य आवर्तन कीट और खरपतवार के दबाव का मुकाबला करता है। पशुओं के मलमूत्र और पादप अपशिष्ट के अपघटन के द्वारा तैयार खाद कीट से लड़ती है। हरी खाद को मिट्टी मैग्नीशियम और पोटेशियम में समृद्ध करने में सहायता करती है। देखिए जो यहाँ पर हमारे पास पहला कथन है, ठीक है, जो कि है सस्य आवर्तन कीट और खरपतवार के दबाव का मुकाबला करता है, यही वाला सही है। बाकी के दोनों ये गलत हैं। पशुओं के मलमूत्र और पादप अपशिष्ट के अपघटन के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है ये कीट से नहीं लड़ती है। कुछ हद तक अगर कुछ हमारे पास जो जिन्हें हम जैविक पेस्टिसाइड्स कहते हैं उनको यूज़ करते हैं, वो खरपतवार नाशक के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और हरी खाद मैग्नीशियम और पोटेशियम का बढ़ावा नहीं देती है। हरी खाद जैसे कि आप लोगों ने, अगर किसी ने आप में से सुना हो कि हरी खाद जो होती है, हरी खाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि ढेंचा एक देसी भाषा में कहा जाता है, वो हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। फसल को पैदा करने से पहले, जैसे कि आलू की फसल जब बोई जाती है उससे पहले क्या किया जाता है, ढेंचे के जो बीज हैं वो खेत में लगा दिए जाते हैं, उगा दिए जाते हैं, जिससे कि सन बनता है। सन के पौधे भी होते हैं, ठीक है, पटसन भी कह सकते हैं एक तरीके से। वैसे पटसन दूसरा पौधा होता है, ढेंचा उसे बोलते हैं, ठीक। उसको लगा दिया जाता है और वो कुछ महीनों तक, शायद 3 महीने तक वो वहाँ पे रहता है। जानवरों के चारों के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी लकड़ी जो है काम में आती है। गांव में लोग उसका अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और उसको खेत में लगे लगे ही क्या कर दिया जाता है, जुताई कर दी जाती है, जो कि एक हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक खाद के रूप में मिट्टी में मिल जाती है और आने वाली फसल को क्या करती है, फर्टिलाइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल पहला कथन सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। माही सुगंधा फसल की किस्म है। तो देखिए माही सुगंधा चावल की एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव सुदृढ़ीकरण बायोफोर्टिफिकेशन शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो फसलों का उनके पोषण मूल्यों को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना, ये बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, का परिणाम होता है? तो देखिए बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत, तीनों ही बातें सही हैं और धान की खेती में इन तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को यहीं तक सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो रीजनिंग और हिंदी पे बेस्ड होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आपके कोई स्टडी ग्रुप्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, आपके दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हों उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, फोकस्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।